वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की क्लास 50 क्वेश्चनों की प्रतिदिन हमारी जो क्लास हमारे सवाल आपके जवाब आपको मिलती है 152 नंबर क्लास आज आपको प्राप्त हो रही है। परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन यहाँ से रोजाना आपको 9 बजे प्राप्त हो रहे हैं। तो सुबह 7:30 और शाम 9 बजे ये दोनों क्लासें आपके लिए बहुत खास है। वीडियो प्री का भी रिजल्ट आ चुका है और सभी विद्यार्थी जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है सबसे पहले उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और जुट जाइए अब मेंस के लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वास्तविकता की जो तैयारी अब करने वाली है और जो अब परिणाम आएगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो उसके लिए शांत मन से निरंतर अध्ययन करते हुए अपने इन क्लासों को देखिए और जो बा सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। तो स्टार्ट करूं उससे पहले लाइक शेयर जरूर कर देना, ये आपका कर्तव्य बनता है। अगर आप करें तो भी अच्छी बात है, नहीं करें तो भी अच्छी बात है। पहला प्रश्न, राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? ताजा हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर क्वेश्चन आया है। राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? सभी जानते हैं राजस्थान का एकीकरण टोटल 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था, वो अजमेर मेरवाड़ा था। जब एकीकरण हुआ था अजमेर मेरवाड़ा में स्पेशल विधानसभा थी जिसको धारा सभा कहा जाता था, जिसमें 30 सीटें थी और इस धारा सभा का जो एक नेता था यानी मुख्यमंत्री था वो था हरिबाबू उपाध्याय। तो ये चीजें आपके लिए बहुत खास बनती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? टोटल 7 चरण थे और सातों चरणों के हिसाब से अगर देखें तो सातों चरणों में अलग अलग संघों के नाम थे, अलग अलग संघ थे, अलग अलग उद्घाटन करता थे, राज प्रमुख थे, प्रधानमंत्री थे। तो दूसरे चरण की बात करें, जो दूसरा चरण था वो 25 मार्च 1948। देखो मैं जो एक्स्ट्रा चीजें आपको बता रहा हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो 50 क्वेश्चन 30 मिनट कहाँ लगते हैं? 50 क्वेश्चन में तो 10 मिनट ही नहीं लगते, लेकिन हर एक तथ्य को समझना जरूरी है। तो दूसरे चरण की राजधानी थी कौन सी? कोटा। और इस दूसरे चरण में 9 रियासतें मिली थी। सूत्र याद रखना, हु झाड़ू परसा बाकी टोको, हु झाड़ू परसा बाकी टोको, हु झाड़ू परसा बाकी टोको, ये सूत्र याद रखना। इसका मतलब बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, किशनगढ़, टोंक और कोटा, टोटल 9 रियासतें मिली और एक कुशलगढ़ ठिकाना मिला था। इसका उद्घाटन एनवी गाडगिल ने किया था और राजधानी कोटा। और एक सूत्र मैंने बताया था उसो पीगो बुमा माई, ये बहुत बार बता रहा हूं। इस पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। बात आई है दूसरे चरण की, पहला शब्द राज प्रमुख के लिए और दूसरा प्रधानमंत्री के लिए। तो राज प्रमुख भीम सिंह और प्रधानमंत्री गोकुलाल सवाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आते आते हैं। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में रियासतें कितनी शामिल हुई थी? अब राजस्थान का प्रथम चरण था उसका नाम मत्स्य संघ और ये 18 मार्च 1948 को गठित हुआ था और इसकी जो राजधानी थी वो अलवर थी और इसमें टोटल 4 रियासतें थी। कितनी? 4। कौन सी? ए बी सी डी याद रख लेना, ए बी सी डी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। राजधानी अलवर, ठीक है। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ को किस समिति की सिफारिश पर ग्रेटर राजस्थान में मिला दिया गया? अब ग्रेटर का मतलब होता है विशाल साम्राज्य। तो मत्स्य संघ पहला चरण था, लेकिन 5वें चरण के आते आते हुए इसकी भूख मिट गई, इतने दिन ये अकेला रह गया। अब ये कहता मुझे भी मिला लो यार, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो फिर ग्रेटर का मतलब होता है वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान इसका नाम हुआ था। क्या हुआ था? संयुक्त वृहत राजस्थान, क्योंकि वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 वाला था। इस वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ मिला था 15 मई 1949 को। किस समिति की सिफारिश पे? तो डॉक्टर शंकर देवराव समिति की सिफारिश पे ये मत्स्य संघ 5वें चरण में मिल गया और इसका नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान बना। और कब मिला? 15 मई 1949। चरण कौन सा? 5वां। किसकी सिफारिश पर? डॉक्टर शंकर देवराय समिति। राजस्थान एक एकीकरण के विभिन्न चरणों व संबंधित तथ्यों का निम्न में से असंगत बताइए। देखो शुरुआत के प्रश्न एकीकरण से संबंधित है ताकि बढ़िया समझ में आ जाए। राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों और संबंधित तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म बताना है। देखो 5वां चरण 15 मई 1949 का था, अभी बताया मैंने ताजा। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 का था, बिल्कुल अभी बताया है। तृतीय चरण 25 मार्च 1949 को था, ये गलत है आपका। चौथा चरण 30 मार्च 1949 को था, बिल्कुल सही। अब ये मार्च तो आएगा नहीं, यहाँ पे तारीख आएगी 18 अप्रैल और महीना
सन आएगा 1948, क्योंकि टोटल 7 चरण थे। 7 चरण में से पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही 1948 के थे। ठीक है, चौथा और पांचवा दोनों ही 1949 के थे, और छठा 1950 और सातवां 1956। ये सन आपको याद है। तो असत्य ये हो गया। वृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च को किसने किया? अब ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, शुरुआत के 4 चरणों का उद्घाटन होता है। उनका सूत्र याद रखना, एनवी चाचा पटेल, या नेहरू पटेल लिख लो, नेहरू पटेल, एनवी नेहरू पटेल। यानी पहले चरण का एनवी गाडगिल, दूसरे का भी एनवी गाडगिल, तीसरे का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और चौथा का खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन किया था। तो देखो क्या उत्तर आ जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरे का पंडित नेहरू जी ने, पहले और दूसरे का एनवी गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल। के.एम. मुंशी कौन थे? इनके सुझाव पर मत्स्य संघ, जो पहला चरण था उसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? तीसरा चरण। अब तीसरे चरण का नाम देखें तो संयुक्त राजस्थान था। क्या था? संयुक्त राजस्थान था। तारीख थी 18 अप्रैल 1948, और इसमें क्या मिलाया गया? जो 9 रियासतें दूसरे चरण की थी उसमें एक रियासत और उदयपुर मिला दी गई, यानी मेवाड़ मिला दिया गया। राजधानी क्या रखी? मेवाड़, उदयपुर। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी में, राज्य में रखा गया? यानी राजस्थान को भारत की किस श्रेणी में रखा गया था? तो भारत की सी श्रेणी में रखा गया था। तो राजस्थान को बी श्रेणी में रखा गया, क्योंकि ख श्रेणी में रखा गया था ना, ख में रखा गया तो बी श्रेणी हो जाएगी। किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस बनाया था? ये बड़े इंपॉर्टेंट है, कृष्णा दिवस। तो किस प्रांत ने? जोधपुर ने कृष्णा दिवस बनाया था। किसने? जोधपुर ने। तो जोधपुर याद रखना। अब ये कृष्णा दिवस क्यों बनाया जाता है कि एक विवाद हो गया था। एक कृष्णा कुमारी नाम की एक युवा महिला थी, उसका अपहरण हो गया था, और फिर उसकी मिली भक्ति के कारण वो मिली नहीं, उसके बाद में उसको जांच वगैरह की गई थी, तो इस कारण एक ये प्रसिद्ध हो गया था कृष्णा दिवस। तो ये जोधपुर से संबंधित है। जेंटलमैन एग्रीमेंट किन दो के मध्य हुआ? किन किन के मध्य हुआ? ये क्वेश्चन मैंने पूरा अच्छे तरीके से बताया था कि जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। हम पढ़ते हैं ना, क्योंकि उस समय हीरालाल शास्त्री थे। हीरालाल शास्त्री ने मिर्जा इस्माइल के साथ क्या कर लिया था? एक जेंटलमैन एग्रीमेंट कर लिया था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि 1942 में एक आजाद मोर्चे का गठन होता है, और फिर वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं। तो ये जेंटलमैन एग्रीमेंट है किन के मध्य हुआ? मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रजामंडल और संस्थापक से संबंधित आपको बताना है, सही सुमेलित नहीं है। देखो, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की थी, बिल्कुल सही है। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मिठालाल व्यास ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अलवर की ये लादाराम व्यास ने नहीं की थी, हरिनारायण शर्मा ने की थी, या हरिमोहन शर्मा ने की थी। जमनालाल बजाज व कपूरचंद पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? देखो, आधुनिक राजस्थान के ना जो एकीकरण प्रजामंडल, किसान आंदोलन, यहाँ बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और अधीनस्थ बोर्ड, चाहे आपका वीडियो मेंस का एग्जाम होगा, कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम होगा, वहां से वो जो ये आपका बोर्ड है, ये प्रश्न यहाँ से उठाता है। तो जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी दोनों के दोनों जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, क्योंकि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना पहले 1931 में कपूरचंद पाटनी ने की थी, लेकिन इसको घोषित कर दिया गया अवैध। तो बाद में जमनालाल बजाज ने इसका वापिस पुनर्गठन किया था। अध्यापक शिवराम भील का संबंध किस कांड से था? ये कांड का मतलब ये नहीं है कोई कांड, ये अंग्रेजों के समय दुनिया दुखी थी, किसान दुखी थी, जनजातीय लोग दुखी थे, वो आंदोलन करते थे और अंग्रेज उन पे गोलियां बरसाते थे, वो था हत्याकांड। तो ये पुन्नावाड़ा कांड से संबंधित है शिवराम भील। रास्तापाल कांड नाम सुना आपने? भील कालीबाई। तसीमो कांड धौलपुर। कांगड़ा कांड ये इधर बीकानेर साइड इधर हुआ था, तो ये बहुत प्रसिद्ध है। रास्तापाल सत्याग्रह निमित्त कौन संबंधित है? तो ये प्रश्न पेपर में आता ही आता है। 1947 में भील कालीबाई, एक 13 वर्षीय कालीबाई भील बालिका थी, इसने अपने अध्यापक शिक्षक सेगा बाई को
बचाया था और खुद शहीद हुई थी। इनके नाम पे कालीबाई स्कूटी योजना है, अपने भील कालीबाई स्कूटी योजना, जो मैं योजना आपको कल पढ़ाऊंगा। कल 9 बजे पूरे जितनी भी योजना है उनका वीडियो आएगा, उसमें देवनारायण जी और कालीबाई स्कूटी योजना का जो चल रहा है, किसमें कितना दिया जाता है, किस क्लास के लिए दिया जाता है, वो पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। अकबर द्वारा राय की उपाधि निम्न में से किसे प्रदान की गई? अकबर, मुगल सम्राट अकबर, जो 1556 में मुगल शासक बनता है और 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसने राय की उपाधि दी थी राय सिंह को। ये राय सिंह कौन सा? ये राय सिंह बीकानेर का शासक था, कल्याणमल का पुत्र था। इस कल्याणमल ने 1570 में नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार की थी और राय सिंह को अकबर को सुपुर्द किया था। और राय सिंह को अकबर फिर आगरा ले गया, उसके बाद में उसको जोधपुर भी दिया था, जोधपुर दुर्ग भी सुपुर्द किया था राय सिंह को, और राय की उपाधि भी दी थी। मुगल साम्राज्य का स्तंभ किसको कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। मुगल साम्राज्य का आधार स्तंभ कहते हैं राय सिंह को। ये राय सिंह बीकानेर का शासक था। ये 1574 में बीकानेर की गद्दी पर बैठा और 1612 में इसकी मृत्यु होगी। राय सिंह अकबर का दूसरा विश्वास पात्र और जहांगीर का प्रथम विश्वास पात्र सेनापति था और इसने मुगल साम्राज्य को अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया, इसलिए मुगल साम्राज्य का इसको स्तंभ कहा जाता है। इस राय सिंह की जब बात आए, इसे राजपुताने का कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? राजपुताने का कर्ण। और ये अभी ग्राम सेवक के पेपर में आ चुका है। और राजपुताने का कर्ण किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? ये क्वेश्चन आ गया ना। बीकानेर के शासक राय सिंह। और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी और पीटीआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी, थर्ड ग्रेड के विद्यार्थी और रीट के विद्यार्थी, खास महत्व है राय सिंह। आपको तो फिक्स टॉपिक मिलते हैं, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राय सिंह, चंद्रसेन, इसके अलावा मान सिंह, ये ऐसे राजा हैं जो हर एक एग्जाम में आते हैं। तो बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर सुपुर्द किया था क्योंकि 1570 नागौर दरबार लगा था। और 1564 ईस्वी में जब हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अकबर ने आक्रमण किया, हुसैन चंद्रसेन पर आक्रमण किया था, तो चंद्रसेन मेहरानगढ़ दुर्ग यानी जोधपुर छोड़कर कहा जाता है भादरा जून आ जाता है। तो पीछे से ये कब्जे में किसके हो जाता है? जो जोधपुर है वो अकबर के, और अकबर किसको सौंपता है? बीकानेर के राय सिंह को प्रशासक नियुक्त करता है। अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया? अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। 1570 है या 72 है या 74, उससे मतलब नहीं। लेकिन 1572 में राय सिंह बीकानेर को सौंपा था, लेकिन कई बार ऑप्शन की कंडीशन ये आ जाती है, 1570 लिख दिया इसने, नागौर दरबार लगाया था अकबर ने, उसका टारगेट था, वैसे तो था भी अकाल राहत कार्यों के दौरान लगाया था क्योंकि वहां पे शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था, लेकिन राजपूतों को अधीन करने के लिए बारमल की सहायता से लगवाया। उसमें कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की और उसका पुत्र था राय सिंह। उसको बाद में 1572 में इसने क्या कर दिया था कि ये जोधपुर दुर्ग दे दिया था, प्रशासक नियुक्त किया था सिर्फ। तो इसका उत्तर हो जाएगा राय सिंह बीकानेर। अब एक और राय सिंह की नई बात आ गई, तो मैं आपको यहां से ये बताता हूँ। राय सिंह के दरबार में एक कवि था जयसोम। कौन था? जयसोम। उसने एक ग्रंथ लिखा था, बड़ा शानदार तरीके से नाम बताता हूँ, करमचंद्र वंशो कीर्तनम काव्यम। कीर्तनम काव्यम ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। क्या कहा गया है? राजेंद्र। अब ये ऑप्शन देखिए डी, सुरजनहाड़ा रणथंभौर। क्या खासियत है? 1569 में अकबर ने आमेर के शासक इस मान सिंह को पहले सैन्य अभियान के रूप में भेजा था। ये पेपर में आता है फिक्स। ये उदय सिंह जोधपुर वाला देखो, ये वही उदय सिंह है जिसको अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी थी और मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने अकबर की दीनता स्वीकार की थी, मोटा राजा उदय सिंह। अगला, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? ये थोड़ी बहुत मिस्टेक को संभाल लिया करो क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, फिर भी कई बार मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा नेटवर्क कम होता है ना, उस प्रकार बोलते कुछ है आ कुछ जाते। तो मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? पहले तो मालदेव को ध्यान रखना 1531 से लेकर 62 तक ये राज करता है। उसके बाद 1562 से लेकर 1580 तक राज करता है राव चंद्रसेन, जिसे भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक, फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान चंद्रसेन को कहा जाता है। इसकी मृत्यु हुई थी 1581 में, सॉरी 80 में नहीं, 1581 में हुई। 1562 में ये गद्दी पर बैठा था। निम्न में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? मारवाड़ के किस शासक ने, खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च
1527 को। इस युद्ध में राणा सांगा ने पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया था। बाबर के खिलाफ सारे हिंदू राजाओं को न्योता दिया था। तो मारवाड़ के किस शासक ने, तो मारवाड़ का शासक था मालदेव, वो सहायता लेके आया था। लेकिन अब ये पूछ लेना कि राणा खानवा युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव गांगा था वैसे, लेकिन युद्ध करने के लिए राव मालदेव आया था 4000 की सेना लेकर। ये इंपॉर्टेंट है। कर्नल जेम्स टॉड ने किसे राठौड़ों का यूलिसिस कहा है? राठौड़ों का यूलिसिस कहा है, सीधी सी बात है, दुर्गादास राठौड़ को। किसको? दुर्गादास राठौड़, जो आसकर्ण राठौड़ का पुत्र था। इसने, इसे क्यों कहा जाता है, क्या इसी की थी? स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता है। इसने औरंगजेब के चंगुल से जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र अजीत सिंह को बचाया था गोरादाय की सहायता से, और गद्दी पर बैठाने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन अंतिम क्षणों में अजीत सिंह ही दुर्गादास को अपने दरबार से निकाल देते। जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई? जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा के द्वारा कब की गई? कब? 1459 में। जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा के द्वारा 1459 में की गई थी। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा। और याद रखना, जोधपुर दुर्ग का निर्माण, जिसको हम मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं, उसका निर्माण भी राव जोधा ने करवाया था। चिड़िया टुक पहाड़ी पे, बड़ा शानदार प्रश्न है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। चिड़िया टुक पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ का दुर्ग, यानी जोधपुर का दुर्ग है। 12 मई को करणी माता के आशीर्वाद से जोधपुर शहर बसाया गया। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा। 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था। 1113 में अजय राज ने, ठीक है, अजमेर शहर बसाया था। और 1727 में, 18 नवंबर 1727 को स्वाई जय सिंह ने जयपुर शहर बसाया। अगला देखिए, मालदेव के दो सेनानायक जो शेर शाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े। मालदेव के दो सेनापति थे, शेर शाह सूरी, जो 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर बादशाह बना था। सूरी वंश चलाया था इसने। 1540 से 45 तक ये गद्दी पर रहा था। हालांकि सूरी वंश 1540 से 55 रहा था। तो शेर शाह सूरी ने एक बार गिरी सुमेल पाली में है, इसका दूसरा नाम जेतारण भी है। जेतारण का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544। इस युद्ध में शेर शाह सूरी जीत गया, मालदेव हार गया, क्योंकि मालदेव ने अपने दोनों सेनापति जेता और कुंपा पर विश्वास नहीं किया। लेकिन अंतिम क्षणों में जेता और कुंपा वीर गति से लड़ते हैं, लेकिन लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त खो जाते हैं। शेर शाह सूरी इस युद्ध में इतनी मुश्किल से जीता है कि लास्ट में कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि किसे प्राप्त की? स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। जहांगीर, मुगल सम्राट जहांगीर, जो 1605 में मुगल बादशाह बना था। 1627 में लाहौर में इसकी मृत्यु होगी, लाहौर में इसका मकबरा है। दल थंबन की उपाधि, यानी युद्ध में शत्रुओं को रोकने वाला उपाधि दी थी इसने। किसको? गज सिंह को। मारवाड़ का शासक था, गज सिंह को दी थी। इस ऑप्शन में देखो सूर सिंह है, सूर सिंह को स्वाई की उपाधि अकबर ने दी थी, ये भी जोधपुर का शासक था। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानबंद थे। ये कथन किसने कहा था? देखो, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, क्योंकि लगभग ये मान के चलो मुगलों के लिए जयपुर के शासक और जो राठौड़ वंश के शासक थे वो सारे इनके काम करते थे। बीकानेर का राय सिंह देख लो, अनूप सिंह, कर्ण सिंह, इधर मारवाड़ का उदय सिंह, गज सिंह, सूर सिंह, जसवंत सिंह, ये सारे ये थे। तो इसने क्या कहा कि राठौड़ों की 1 लाख तलवार के एहसानबंद थे, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ये प्रश्न तो आपको पता है, नॉर्मल सा प्रश्न है, कोई इसमें कुछ नहीं लगाना। कितने विद्यार्थी सही दे पाते, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं, बेसिक नॉलेज है। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? देखो, बाजरा तो है बिल्कुल, मक्का भी बिल्कुल है, गन्ना भी बिल्कुल है, ये चुकंदर नहीं। चुकंदर ये खरीफ की फसल नहीं। राजस्थान में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक जिले कौन से हैं? कि गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक जिले, तो जब भी गंगानगर हनुमानगढ़ आ जाए उत्तर आ जाएगा। गंगानगर हनुमानगढ़ आ जाए उत्तर आ जाएगा, बाकी सबको काट दो, चाहे गंगानगर यहाँ भी है चाहे कुछ भी हो, गंगानगर हनुमानगढ़ और हाड़ौती क्षेत्र में भी कोटा बूंदी में होता है। विश्व प्रसिद्ध मेथी की मंडी राजस्थान में कहां स्थित है? विश्व प्रसिद्ध मेथी की मंडी राजस्थान में कहां स्थित है? इसका उत्तर आ जाएगा जोधपुर। हालांकि नागौर आना चाहिए, ठीक है, ताऊ सर की मेहंदी है वो बहुत प्रसिद्ध है, ऑप्शन में नहीं है इसमें, तो नजदीकी इसका जोधपुर उत्तर हो जाएगा। अगर वैसे प्रश्न हो सकते हैं डिलीट हो, इसमें नागौर ऑप्शन नहीं है, वैसे नागौर की प्रसिद्ध है।
राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो राजस्थान का प्रथम जो उद्योग स्थापित किया गया था वो ब्यावर अजमेर में स्थापित किया गया। महाराणा कुंभा मेवाड़ के राज सिंहासन पर कब बैठे? ये कुंभा बड़ा खतरनाक था। स्थापत्य कला का जनक, राजस्थानी इतिहास का युग पुरुष कहते हैं अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान इसे कहा जाता है। ये 1433 में गद्दी पर बैठा था। इसका जन्म 1423 में हुआ था, गद्दी पर 1433 में बैठा, मृत्यु इसकी 1468 में हुई थी। 1437 में इसने सारंगपुर का युद्ध लड़ा था। 1453 में आवल बाउल की संधि हुई थी। 1456 में चंपानेर की संधि हुई थी। पृथ्वीराज चौहान के किस दरबारी लेखक ने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना की थी? सिंपल सा बतना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी थी। चंद्रबरदाई का दूसरा नाम था पृथ्वी भट्ट, ये भी ध्यान रखना। ऑप्शन में चंद्रबरदाई है तो सही है। ये चंद्रबरदाई लाहौर का था। लाहौर में 1148 में जन्म हुआ था। फिर पृथ्वीराज चौहान का ये मित्र भी था और दरबारी कवि भी था। महाराणा कुंभा ने निम्न में से किस ग्रंथ की रचना नहीं की? महाराणा कुंभा ने निम्न में से किस ग्रंथ की रचना नहीं की? संगीत राग तो लिखा था, संगीत मीमांसा भी लिखा था, सूड प्रबंध लिखा था, लेकिन देव मूर्ति प्रकरण इसका ग्रंथ नहीं है, मंडन का है। निम्न में से किस शासक को हसमत वाला शासक के नाम से जाना जाता है? आज हिस्ट्री के क्वेश्चन खूब सारे हैं। हसमत वाला शासक, फारसी इतिहासकारों ने इसे हसमत वाला शासक 52 युद्धों का विजेता कहा है। वो कौन सा शासक है? मालदेव राठौड़, जोधपुर का शासक मालदेव, वही मालदेव जिसकी रानी रूठी रानी उमादे थी, वही मालदेव जिसने जेता और कुंपा के साथ गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था, वही था मालदेव जिसने बीकानेर के रावजेत सिंह को पाहिबा साहिबा युद्ध में 1541 में हराया था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? महाराणा प्रताप का बहुत ही शानदार प्रश्न है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1572 को हुआ था। अब कितने 72 को हुआ था ये भी बड़ी समस्या है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। लेकिन ये गोगिंदा में जो पहली बार राज्याभिषेक हुआ था आनन फानन में हुआ था। दूसरी बार विधिवत रूप से जो इसका राज्याभिषेक हुआ था वो कुंभलगढ़ में हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे, कुंभलगढ़, और इस समय मारवाड़ के राव चंद्रसेन भी यहाँ उपस्थित थे। निम्न में से किस शासक ने अकबर में उदयपुर में अंबा माता मंदिर का निर्माण करवाया? किस शासक ने उदयपुर में अंबिका माता जगत उदयपुर में बनवाया था? तो ये बनवाया था किसने? महाराजा राज सिंह प्रथम ने बनवाया। बिजोलिया में तलवार बंधाई कर किसने लगाया? एक तलवार बंधाई कर था उत्तराधिकारी कर, ठीक है। और एक बिजोलिया से बात आएगी चंवरी कर। ये चंवरी कर 5 रुपए टैक्स देना होता था पुत्री की शादी में, और उत्तराधिकारी कर था एक तलवार बंधाई कर था। ये तलवार बंधाई कर पृथ्वी सिंह ने लगाया था लगभग 1906 में, और जो चंवरी कर है वो कृष्ण सिंह ने 1903 में लगाया था। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बेंगू किसान आंदोलन बेंगू चित्तौड़गढ़ में है। इसका नेतृत्व राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया। 56 बेसिन किस जिले में आते हैं वह है? अब 56 बेसिन का पता है, माही सोम जाखम नदियों का जहाँ संगम होता है। 56 का मैदान जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में है, तो ये बांसवाड़ा के। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब ऊंचाई के हिसाब से बढ़ते बढ़ते चढ़े। देखो, जरगा, शेर, दिलवाड़ा, गुरु शिखर, इधर ऑप्शन आपके सामने इधर रह गए थोड़े। तो इनमें से बढ़ते क्रम की बात करें तो पहले छोटी लो, फिर उससे बड़ी लो, उससे बड़ी लो। सबसे बड़ी गुरु शिखर है, डी उत्तर यहां आ जाएगा। उससे छोटी शेर है, बी आ जाएगा। उससे छोटी कौन सी? अब देखो, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, इसको आपको ऑप्शन से भी देख सकते हो। बीडी कहाँ लिखा हुआ है? अब बीडी यहाँ भी लिखा हुआ है, बीडी यहाँ भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब समस्या 2 में आ गई। अब क्या आ गई? समस्या 2 में आ गई। अब इसको यहां से कुछ क्लियर करना पड़ेगा। तो कौन सी? बी, फिर बी, फिर हमने एक सूत्र याद रखा था, गुरु से जरा दिल लगाकर आशा रखो। तो जरा ए पहले आएगा और फिर सी आएगा। तो अब देख लो, सी ए बी डी जो उत्तर होगा वो सही। ऐसे कुछ लॉजिक भी लिखाने, सी ए बी डी। निम्नलिखित में से कौन सा पठार भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच स्थित है? भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है? ये छोटा सा बाग है ना चित्तौड़गढ़ वाला, वहां पे है। और बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर है। इसमें से इसके बीच जो पठार है ऊपर उठा हुआ, उसको ऊपर माल का पठार कहते हैं। कौन सा? ऊपर माल का पठार कहते हैं।
बोराट का पठार ये इधर उदयपुर राजसमंद साइड है। लासड़िया का पठार ये उदयपुर साइड है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़। इस दिन भोजन में खीर और मालपुए बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? 9 बजे का टाइम है, कुछ खाना खा रहे होंगे, खीर और मालपुए बनाए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान और अन्य स्मरणीय स्थलों पर जाकर आनंद बनाते हैं। वो कौन सा थे? ये क्वेश्चन शायद हाईकोर्ट एलडीसी में, पता नहीं, उससे पहले के एग्जाम में क्वेश्चन आया सीधा। देखो, पहले खीर खाते हैं, मालपुए खाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन, खूब मस्ती करते हैं और उसके बाद में परिवार के साथ बगीचे में टहलने जाते हैं, रमणीय स्थलों पर आनंद लेते हैं खूब। और आनंद उद्यान में कब जाएंगे? जब हरियाली होगी, खूब सारी हरियाली होगी। तो हरियाली हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या यानी श्रावण अमावस्या के दिन होती है। श्रावण में बारिश होती है तो पूरी हरियाली होती है ऐसे। आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, गुड़ला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी। सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से संबंधित है? सीधा सा प्रश्न, सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। और सिख धर्म से संबंधित, देखो आज वैसाखी का पर्व है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को क्या बनाते हैं? वैसाखी का पर्व बनाते हैं। और कल 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हमें बनाते हैं। तो दोनों ही खास। और 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उन शहीदों को शत शत नमन करते हुए। तो सुगंध दशमी जैन धर्म से संबंधित है। राजस्थान में सातुड़ तीज नामक त्योहार बनाया जाता है। देखो, त्योहार की हमेशा एक मात्रा लगती है, ये टाइपिंग में 2 ही मात्रा लेता है। राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्योहार मनाया जाता है। सातुड़ी तीज का दूसरा नाम है कजली तीज। कौन सी? कजली तीज, जो बूंदी की प्रसिद्ध है। सातुड़ी 7 दान बनाए जाते हैं, बड़ी भी है इसलिए इसको बड़ी तीज भी कहा जाता है। इतनी बड़ी है कि सबसे बड़ा महीना कौन सा आता है? भाद्रपद महीना आता है, इसलिए भाद्रपद महीने में बनाई जाएगी। तो ये दोनों ही कट गए। लेकिन ये किस पक्ष में बनाई जाएगी? कृष्ण पक्ष। जो छोटी तीज आती है वो हमेशा शुक्ल पक्ष में आती है सावन के, लेकिन ये बड़ी कृष्ण पक्ष में आती है। फुलडोल उत्सव बनाया जाता है। अभी ताजा वीडियो प्री के पेपर में क्वेश्चन आया है। फुलडोल महोत्सव अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये महोत्सव है, फूलों की होली खेली जाती है। राम सनई संप्रदाय के लोग शाहपुरा भीलवाड़ा में। शीतलाष्टमी किस दिन बनाई जाती है? शीतलाष्टमी ताजा बना के आयो, चैत्र का महीना जो है इस दिन चैत्र के महीने में बनाई जाती है। तो आसीवन शुक्ल को तो नहीं बनाई जाती, चैत्र चैत्र महीने में आती है, ये शुक्ल में भी नहीं आती। चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाई जाती है। ध्यान रखना, ये शीतला अष्टमी बाशुड़ा शीतला माता का पूजन होता है, बाशुड़ा। बस ध्यान रखना, पहले दिन खाना बनाया जाता है, बासी को खाया जाता है। तो पहले दिन अंधेरे में बस बनाया जाता है कृष्ण पक्ष। भील समाज में बनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? भील समाज में पलका त्योहार, निड्री नवमी, ग्यारसी रिवाड़िया, भगोरिया त्योहार। तो भगोरिया त्योहार बनाया जाता है। वह त्योहार जो चंद्रमा की 16 कलाओं के रूप में बनाया जाता है। वह त्योहार जो चंद्रमा की 16 कलाएं होती है उसके रूप में बनाया जाता है। तो शरद पूर्णिमा क्या है? वह त्योहार जो चंद्रमा की 16 कलाओं के रूप में बनाया जाता है, शरद पूर्णिमा। और आज का अंतिम प्रश्न, रमा एकादशी या तुलसी एकादशी किस माह में बनाई जाती है? रमा एकादशी या तुलसी एकादशी किस माह में बनाई जाती है? तो रमा एकादशी कह दो या तुलसी एकादशी किस माह में बनाई जाती है? कार्तिक महीने में बनाई जाती है। तो ये आज आपके 50% पूरे हो गए। एक और सूचना राजस्थान पुलिस के लिए, वीडियो मेंस के लिए, कंप्यूटर अनुदेशक, तीनों पीटीआई है, रीट है, सबके लिए कल 9 बजे आएगी राजस्थान की टोटल मुख्य पिछले 2-3 साल की सारी योजनाएं। वो वीडियो जरूर देखना, इसी समय 9 बजे आएगा। निरंतर अध्ययन करना और वीडियो मेंस के लिए लगातार जो कांस्टेबल की क्लासें आ रही है वो लगातार देखें, क्योंकि आपका प्री पेपर हो चुका है। तो इतना आप उत्साहित न हो कि दूसरे पेपर को भूल जाओ। मेन है अपना रीड की हड्डी, जो कंडे की धार है, वो सेकंड पेपर है, उसको क्लियर करना है। उसको क्लियर करोगे तो ग्राम सेवक, देखो ग्राम सेवक बहुत बड़ी नाम अपने राजस्थान में, पटवारी और ग्राम सेवक के नाम बहुत बड़े हैं। इसमें ना कोई सैलरी देखता है ना कोई काम देखता है। नाम ले लिया, कह दिया ना कि पटवारी की कलेक्टर लग गया, तो किसी बुजुर्ग ने ये कहा कि थोड़ा सा और पढ़ लेता तो ये पटवारी लग जाता। पटवारी और ग्राम सेवक का पद बहुत। तो धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें, निरंतर अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत।